हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वैंकी पैरावेट क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक है एंजियोलॉजी, दूसरा है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि उसके बाद हमें किसी भी अलग सोर्स से ना तो एनाटॉमी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना पड़े और ना ही फिजियोलॉजी के अंदर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना पड़े। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंजियोलॉजी होता क्या है। सो एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड lymphatic सिस्टम। इट डज नॉट इंक्लूड हार्ट। तो हार्ट का स्टडी क्या बोला जाता है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज कार्डियोलॉजी। तो इसके अंदर हम एनाटॉमी का पोर्शन एंजियोलॉजी पढ़ेंगे और जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है दैट इज कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी वो पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। तो हाउ डज द सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शंस वो हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज a specialized transport system of body consisting of heart, blood vessels and blood. It also consists of lymphatics and lymph nodes. तो एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी के अंदर ही, जो किस किस चीज का बना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तीनों चीजों से आप लोग पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हो। इट ऑल्सो कंसिस्ट लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, दीज आर द लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर लिम्फ फ्लो करता है। एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स को अभी के लिए आप समझ के चलो, दीज आर द टोन्सिल्स। बचपन में हम लोगों को गले में टोन्सिल होते थे ना, ये वही चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम से। तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे पहले एक बात और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है इससे, दैट इज कि किसने सबसे पहली बार कि ब्लड सर्कुलेट करता है क्लोज सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर, ये बात सबसे पहले किसने बोली। तो विलियम हार्वे was the scientist who first discovered that blood flows in a closed system inside the body. ओके, चलो अभी हम करते हैं द पंप दैट इज हार्ट। तो हार्ट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, इट जनरेट्स प्रेशर टू पुश ब्लड इन ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए उसको पुश करना पड़ता है, और वो काम कौन करता है, हार्ट। और साइंटिफिक नेम क्या है हार्ट का, कार्डियो। तो कहीं भी कार्डियो वर्ड आ जाए दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू हार्ट। अगला है द पाइप्स। पाइप्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के लिए साइंटिफिक नेम है एंजियो। एंजियो जहां भी आएगा उसका मतलब है समथिंग रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि वो ब्लड को हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक पहुंचाएगी। वेन्स का काम है कलेक्शन का, मतलब वेन हर एक बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट तक लाएगा। और कैपिलरीज का फंक्शन है एक्सचेंज करवाना, किस चीज का, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, हॉर्मोन्स हो या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सब का एक्सचेंज सेल के साथ, ब्लड के सेल और ब्लड के साथ एक्सचेंज का फंक्शन कौन कराता है, कैपिलरीज। थर्ड इज द फ्लूइड। और फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, दो फ्लूइड फ्लो करते हैं, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। तो ब्लड के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या होगा, हीमो और हिमेटो। तो फिर से वही बात है, अगर कहीं भी हीमो या हिमेटो आए दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मीडियम दैट कैरीज सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल्स, वो सब कौन फ्लो करता है, कौन उन सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम देता है, दैट इज द ब्लड। तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं हमारी। इसी के साथ चलते हैं, ये एक तरीके से एक ट्रेन का काम करता है ब्लड।
जैसे कि ऐसा समझ सकते हैं कि एक ट्रेन है, घूम रही है हमारी बॉडी में हर जगह, जिस चीज की जरूरत है वो ब्लड से ले लेता है, और जिसके पास जो भी वेस्ट है वो ब्लड के अंदर डंप कर देता है। आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लूइड को। फ्लूइड, दैट इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ब्लड है क्या? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या फंक्शन है ब्लड के। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के फंक्शन। डिलीवरी सिस्टम है ब्लड का अपना, हर एक चीज को डिलीवर करता है। किस किस चीज को डिलीवर करता है ये देखते हैं अभी। सबसे पहले रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी गैसेस अपना रोल प्ले करते हैं? डेट इज ऑक्सीजन, that comes from lungs to tissues. So blood carries oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to back to lungs. जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स वेस्ट की तरीके से ब्लड के अंदर डंप कर देती हैं, उसे वापस कहाँ तक लाता है? ब्लड लंग्स में। नेक्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हर एक सेल तक पहुंचाने का काम, उसके लिए मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड। ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स digested food, that is glucose, amino acids, fatty acids from digestive system to all body tissues. Next function is excretory transport, carries metabolic waste products like urea, uric acid from tissues to the kidney for filtration and excretion. तो ब्लड जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या कोई और भी हो सकता है, तो उस सब को, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को अलग अलग बॉडी टिश्यू से या फिर लीवर से कहाँ भेजता है? किडनी तक। किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट इज हार्मोन ट्रांसपोर्ट। सो ब्लड आल्सो एक्ट एज अ व्हीकल टू कैरी हॉर्मोन्स। फिर से एक मीडियम का रोल प्ले करता है ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, तो उन सब के सिक्रीशन को भी ब्लड कैरी करता है और उनके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक जहां उसकी जरूरत है। जैसे एफएसएच की जरूरत है, एक फीमेल के अंदर एफएसएच की का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? ओवरी होगा, तो वहां तक लेके जाएगा। और भी कई ऐसे ही हार्मोन हो सकते हैं एंडोक्राइन। तो हार्मोनल ट्रांसपोर्ट भी एक फंक्शन है ब्लड का। अनदर फंक्शन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी ड्रग हम अंदर लेते हैं, चाहे वो दवाई हो या कुछ और हो, चाहे वो पॉइजन हो, वो सब भी सर्कुलेट होता है। तो इट सर्कुलेट्स मेडिसिन एंड वैक्सीन टू टारगेट टिश्यूज। हर एक मेडिसिन का अपना एक टारगेट टिश्यू होता है, तो वहां तक कौन लेके जाता है उसको? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करता है? ब्लड। नेक्स्ट वन फंक्शन इज रेगुलेटरी फंक्शन, द मैनेजर। तो क्या क्या रेगुलेट करता है ब्लड? ब्लड रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है ब्लड, और वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, वाटर का भी बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर, पीएच भी रेगुलेट करता है। तो ये तीन फंक्शन मेन फंक्शन है जो रेगुलेशन के हैं। तो ब्लड टेम्परेचर कंट्रोल करता है बॉडी का। मान लीजिए जैसे हीट कौन बनाता है मोस्टली हमारी बॉडी में? लीवर या फिर मसल्स की एक्टिविटी से हीट बनती है। तो उस जगह से हर एक ऑर्गन तक, हर एक पार्ट तक बॉडी के गर्म खून या हाँ वार्म ब्लड को कौन पहुंचाएगा? ब्लड ही पहुंचाएगा। तो जो इलाके जो हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, उन तक भी वार्म ब्लड कौन पहुंचाएगा? दैट इज ब्लड। तो थर्मोरेगुलेशन में एक मेन पार्ट
या मेन रोल प्ले करता है। दूसरा वाटर बैलेंस में, तो मेंटेन्स वाटर लेवल इन बॉडी एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन होने से, टिश्यू के डिहाइड्रेशन को होने से बचाता है, और पीएच भी रेगुलेट करके रखता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। और पीएच कितना है हमारी बॉडी में, या फिर ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, द डिफेंस सिस्टम। तो क्या क्या कैसे डिफेंस करता है हमारी बॉडी में ब्लड। पहला है डिजीज कंट्रोल, इम्यूनिटी। सो ब्लड के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर, और डब्ल्यूबीसी जो फाइट करते हैं कोई भी, अगर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है तो उसको अपने फैगोसाइटोसिस से डब्ल्यूबीसीज खा लेंगी, एनगल्फ कर लेंगी, और एंटीबॉडीज भी उसको स्टॉप करेंगी, हिंड्रेंस पैदा करेंगी। किसके लिए, उसके इन्फेक्शियस एजेंट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरा है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, तो डिजीज कंट्रोल का हो गया। दूसरा है क्लोटिंग, अगर कहीं भी इंजरी हो जाती है तो उसमें हीमोस्टेटिस, हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होगा, खून को रोक देना। अगर कहीं भी इंजरी हो जाती है तो खून बहने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी कौन रोल प्ले करता है, एक मेन रोल, दैट इज blood. It prevents excessive blood loss during injuries using fibrinogen and platelets. तो फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं, खून को बहने से रोकते हैं जहां भी इंजरी हो जाए उस साइड से। इसके क्लोटिंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अलग से, अभी के लिए इतना ही काफी था। ये अब तक हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं ब्लड के, अभी अगले पार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, किस एनिमल में कहाँ से ब्लड मेनली हम कलेक्ट करेंगे। तो कैटल, बफेलो, गोट, इन सब में हम ब्लड कलेक्शन की साइट क्या होगी, जुगुलर वेन। इट इज फाउंड इन रीजन, एंड ये मोस्ट कॉमन कलेक्शन साइट है कैटल, बफेलो और गोट की। हॉर्स में भी जुगुलर वेन, पर इसका क्रेनियल पोर्शन। हॉर्स में क्या होगा, जुगुलर वेन से ही ब्लड कलेक्ट करेंगे, पर उसका भी क्रेनियल पोर्शन। ओके। डॉग और कैट में सिफेलिक वेन और स्फेनस वेन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। फोर लिम्ब में होगा सिफेलिक वेन, फोर लिम्ब मतलब फ्रंट लेग, और स्फेनस वेन कहाँ होता है, हाइंड लिम्ब में। तो डॉग और कैट में ब्लड लेना है या फिर हमें आईवी कुछ देना है, वो सब के लिए कौन सी वेन्स का यूज करेंगे, सिफेलिक और स्फेनस। पिग्स में ईयर वेन का यूज करते हैं। ईयर वेन कहाँ होती है, कान में, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओरिकुलर वेन। और अगर हमें ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड निकालना है तो हम एंटीरियर वेना कावा भी यूज कर सकते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए साइट। पोल्ट्री में विंग वेन से हम ब्लड निकालेंगे, जो कि पंख के नीचे होता है, अंडर द विंग। क्यूटेनियस अल्लर सबक्यूटेनियस होता है जो ये वेन होता है, सॉरी सबक्यूटेनियस नहीं, विंग वेन से हम पोल्ट्री में ब्लड कलेक्ट करेंगे। रैबिट में कहाँ से करेंगे, मार्जिनल ईयर वेन से, जो कि पाया जाता है एज ऑफ द ईयर, कान के कोने पर, या एज का मतलब समझते हो ना, सिरे पर। ब्लड कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ब्लड को हम ऐसे ही कलेक्ट कर लेंगे तो वो थोड़े टाइम में क्लोट हो जाएगा। क्लोट हो जाएगा मतलब उसमें थक्का बन जाएगा और वो जम जाएगा, क्योंकि उसके अंदर होता है फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स जो मिलकर क्या करते हैं, क्लोट कर देते हैं। तो उसके हैंडलिंग के लिए क्या क्या करना, ब्लड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, और उसमें कौन कौन से एंटी कोएगुलेंट्स मिलाते हैं ताकि ब्लड क्लोटेड ना हो, कोएगुलेशन ना हो ब्लड का। तो उसके अंदर हम कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाएंगे जो कि कहलाते हैं एंटी कोएगुलेंट्स, जो ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकते हैं। तो कैसे हम ब्लड को प्रिजर्व करेंगे और कैसे हम उसमें कौन कौन से एंटी कोएगुलेंट्स मिलाएंगे, उन सब के बारे में देखते हैं। हैंडलिंग, ब्लड ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू कलर कोडेड वैक्यूटेनर्स। तो ब्लड को जैसे ही हम सिरिंज से निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं एनिमल से, तभी के तभी हम उसको वैक्यूटेनर्स में डालेंगे। वैक्यूटेनर्स एक तरीके की वायल्स होती हैं, पतली पतली, आप लोग हम आगे दिखाएंगे कि कैसी होती हैं वैक्यूटेनर्स।
उससे पहले इसका मैकेनिज्म क्या होता है। एंटीकोएगुलेंट्स प्रिवेंट क्लोटिंग मेनली बाय चिलेटिंग बाइंडिंग कैल्शियम। तो एंटीकोगुलेंट्स कैसे काम करते हैं, वो क्लोटिंग को रोक देते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें जो कैल्शियम है वो बाइंड कर जाता है क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीकोएगुलेंट्स के ये जो है, जितने भी एंटीकोएगुलेंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब हमें पढ़ने होंगे और नाम भी याद रखने होंगे, और किसका किस केस में यूज करेंगे वो भी देखना होगा। तो सबसे पहला है ईडीटीए, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, चिलेट्स और बाइंड्स कैल्शियम। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कंप्लीट ब्लड सेल का को गिनने में, कंप्लीट ब्लड काउंट में, और हेमेटोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको। ये जो ब्लड की सेल्स है उनकी मोर्फोलॉजी को अच्छे से प्रिजर्व करता है। इस केस में हम इसलिए इसको या इसलिए हम यूज करते हैं ईडीटीए। और वैक्यूटेनर, इसके लिए कौन सा कलर का यूज करते हैं? जिसका हेड है, जिसकी कैप है, वो किस कलर की होगी? लेवेंडर या पर्पल कलर की। दूसरा है हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी सेल हिपेरिन रिलीज करती है। तो अभी के लिए याद रखते हैं कि ये कैसे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक्टिवेट्स एंटीथ्रोम्बिन 3। और ब्लड गैस एनालिसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं हिपेरिन का। ब्लड गैस एनालिसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स के एनालिसिस के लिए क्या करते हैं? हम हिपेरिन का यूज करते हैं। इसके लिए जो वैक्यूटेनर यूज करेंगे हम, उस वो ग्रीन कलर की कैप होगा उसके अंदर या हेड होगा। फिर है तीसरा है सोडियम सिट्रेट, काफी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज चिलेट्स कैल्शियम। कोएगुलेशन स्टडीज को पढ़ने के लिए या ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, लाइक हम एक एनिमल से ब्लड ले रहे हैं दूसरे तक ले जा रहे हैं, या उस सब में किसका यूज करेंगे? सोडियम सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट का, कि ब्लड क्लॉट ना हो। और इसकी वैक्यूटेनर का कलर क्या होता है? ब्लू। तीसरा है सोडियम फ्लोराइड। ये नहीं, चौथा है सोडियम फ्लोराइड। ये क्या कर देता है? इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज और लाइसिस, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने से बचाता है। तो आरबीसीज को, जो शुगर है उनको यूटिलाइज करने से बचाता है। इसका यूज करते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन में, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ग्लूकोज एस्टिमेशन। और इसके वैक्यूटेनर का कलर है ग्रे। ईडीटीए वाले का याद रखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्पल कलर या लेवेंडर कलर। ईडीटीए का यूज करते हैं सीबीसी के लिए, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के लिए। हिपेरिन का यूज करते हैं ब्लड गैस एनालिसिस के लिए। सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं कोएगुलेशन स्टडीज के लिए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ब्लड कलेक्ट भी कर लिया अलग अलग साइट से, उसको प्रिजर्व या उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स भी मिला लिए हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये सब फिजियोलॉजी का पोर्शन चल रहा है अभी, और काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, याद रखना आप लोग। अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूजन। ब्लड को सेपरेट करेंगे अलग अलग। हमने अभी करा था, ब्लड को प्रिजर्व कर लिया, तो हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स किस में क्या पोर्शन होता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का, सेपरेशन ऑफ ब्लड। तो ये दिख रहा है, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो अभी आप लोगों को दिख रही होगी। इसके अंदर देखिए वो एक है वैक्यूटेनर डला हुआ है। हियर इट इज अ वैक्यूटेनर इनसाइड इट। तो मेथड क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। इसका स्टैंडर्ड स्पीड होता है 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 3000 टाइम्स ये घूमता है। और स्टैंडर्ड टाइम, कितनी देर के लिए हम इसको इसके अंदर रखते हैं किसी भी वैक्यूटेनर को या वायल को, वो है 30 मिनट के लिए। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये मशीन? स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, यानी कि डेंसिटी पर। तो इसमें जो है जब, या तो हम वैसे भी अगर रखेंगे फिजिकली एक वायल में या फिर एक वैक्यूटेनर में हमने ब्लड कलेक्ट करके रख दिया,
तो कुछ घंटों के बाद जब देखेंगे तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो नीचे की तरफ जमा हो जाएंगी, और जो हल्का है दैट इज लिक्विड पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो नीचे की तरफ चली जाएंगी, और लाइटर एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, फ्लोट्स ऑन टू द टॉप। सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया हमने कैसा होता है सेंट्रीफ्यूज, एक बार फिर से देख लीजिए। लेयर्स ऑफ सेपरेटेड ब्लड, देखिए ये एक वैक्यूटेनर दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। इसमें नीचे की तरफ जो है, इसमें नीचे की तरफ क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो गई हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो नीचे की तरफ जमा हो गए हैं, और ऊपर प्लाज्मा दिख रहा है। इसमें जो टॉप लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, वो कितना वॉल्यूम बनाता है ब्लड का, 55%। और इसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा होता है, स्ट्रो कलर्ड या पेल येलो कलर। तो टोटल ब्लड है हमारी बॉडी में, उसका 55% पोर्शन कौन बनाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक तरीके का लिक्विड है, जो हमने अभी देखा भी था इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है, प्लाज्मा के अंदर होता है वाटर, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मिडल लेयर, बीच में एक लेयर होगी इसके ही, एक सेकेंड हम इसको बंद कर देते हैं, शायद ये फिर से तो नहीं चलेगी, चलो छोड़ो। तो जो भी एक ब्लड वेसल है, या नहीं ब्लड वेसल कहाँ बोल दिया, जो भी एक वैक्यूटेनर है हमारा, वो जैसे ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, वैक्यूटेनर की जगह ले लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर तक क्या होगा, प्लाज्मा होगा, उसके बीच में एक होगी बफी लेयर। बफी लेयर या बफी कोट, वो कौन बनाता है, एक ये थिन व्हाइट लाइन होती है जो कि बनाता है डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो बीच में होंगी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, जो व्हाइटिश कलर का क्लाउडी क्लाउडी सा बफी कोट बनाएंगे। और जो 1% होता है टोटल पोर्शन, 1% बनाता है ब्लड का। तीसरा है बॉटम लेयर। बॉटम पर जो बॉटम में जो लेयर इकट्ठी हो जाएगी, जो लेयर बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी उसको हम बोलेंगे पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट बोलेंगे। जो नीचे की तरफ आरबीसीज एक्यूमुलेट हो गई है टेस्ट ट्यूब में या वैक्यूटेनर में, उसको क्या बोलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हिमेटोक्रिट। तो ये टोटल ब्लड का कितना वॉल्यूम बनाता है, 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड बाय द आरबीसीज, या फिर जो हम बोल रहे हैं हिमेटोक्रिट। इसका कंटेंट क्या होता है, पैक्ड आरबीसीज, पैक्ड मतलब सारी की सारी बिल्कुल एक तरीके से जमी हुई है नीचे। आरबीसीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में आरबीसीज का दूसरा क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन द होल ब्लड इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो जितना पोर्शन आरबीसीज का नीचे जमा हो जाता है उसको हम ब्लड में, वो पोर्शन क्या कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। चलिए उससे पहले हम एक बात और बता देते हैं, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम में, अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि एनीमिया है एनिमल को। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या है, डिहाइड्रेशन है एनिमल को, मतलब पानी की कमी हो गई है। कम है तो एनीमिया, और ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन। और जैसे कि एक बात और बता दें, जैसे जो एनिमल हिली एरिया में रहते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है थोड़ी कंपैरेटिवली टू ग्राउंड्स। तो उनके अंदर भी जो आरबीसीज है वो ज्यादा होती हैं, किसके बजाय, किसके कंपैरिजन में, जो एनिमल ग्राउंड पर रहते हैं उनके कंपैरिजन में। तो उन एनिमल्स के लिए, उन एनिमल्स के जो हिली और हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, उनका जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो हमेशा ज्यादा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। टोटल वॉल्यूम, तो ब्लड बॉडी में कितना वॉल्यूम, बॉडी का कितना वॉल्यूम ब्लड बनाता है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट
इज मेड बाय ब्लड। तो एवरेज हम इसका 8 लेके चलते हैं। अगर सवाल आ भी सकता है कि कितना परसेंट बनाता है बॉडी वेट का, एनिमल बॉडी वेट का ब्लड, दैट इज 8%। और कुछ स्पेसिफिकली देखें तो कैटल में 7.7% बॉडी वेट बनाता है, शिप में 8% बनाता है और डॉग में 5.5% बॉडी वेट बनाता है ब्लड। पीएच कैसा होता है ब्लड का, हमने पीछे देखा था 7.4, तो 7.4 क्या है, इसमें एवरेज है, एवरेज 7.4 है, और 7 से ऊपर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है एवरेज, 1.04 से 1.06। गोट पिग डॉग में 1.04 होता है, और कैटल कैट शिप इसमें होता है 1.05 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। अब देखते हैं कि कलर, किसका कलर कैसा है। ब्राइट रेड कलर किसका, सॉरी किसका कलर कैसा है क्या बोल दिया, जो ब्राइट रेड कलर है, जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, जो लंग्स से आएगा या लंग्स से होकर जो आता है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या आर्ट्रियल ब्लड। वो ब्राइट रेड कलर का होगा क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन होगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेनस ब्लड होगा, वो डार्क होगा थोड़ा कलर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी कितनी आराम से वो, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कितना कितना टाइम ले रहा है वो फ्लो होने में। तो वाटर आराम से फ्लो हो जाता है, अगर हम पानी डालेंगे कहीं भी किसी भी सरफेस पर तो आराम से फ्लो होता है। तो उससे 4 से 5 ज्यादा टाइम, 4 से 5 टाइम ज्यादा लेगा क्या, ब्लड फ्लो होने में। तो 4 to 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। कंपोजिशन क्या होता है ब्लड का, अभी पीछे पढ़ा था हमने। प्लाज्मा 55% अप्रोक्सीमेटली बनाता है, जो कि फ्लूइड पार्ट बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, सेल्स को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो कितना पोर्शन बनाती हैं, 45% पार्ट, जिसको हम सॉलिड पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो नीचे आके पैक हो गया था ना, इसलिए उसको सॉलिड पार्ट भी बोलते हैं। अभी तक सब क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट वॉल्यूम, और कुछ स्पेसिफिकली हमने वॉल्यूम भी दिया है, पीएच भी बता दिया है। एवरेज 7.4 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.04 से 1.06 रहती है। गोट पिग डॉग का 1.04 और कैटल कैट शिप का 1.05। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्लाज्मा, तो अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। ये एक फ्लूइड पोर्शन है, तो प्लाज्मा द फ्लूइड पोर्शन कितना, किस चीज से मिलकर बना होता है प्लाज्मा, 90 to 92% बना होता है पानी से, और उसमें कितना सॉलिड पोर्शन होता है, 8 to 10% सॉलिड पोर्शन होता है। कलर कैसा होता है, स्ट्रो कलर्ड, स्ट्रो मतलब जो गेहूं की जो तना होता है वैसे कुछ कलर का, या पील येलो, हल्का हल्का पीला सा। ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, सीरम और प्लाज्मा के बीच में। प्लाज्मा होता है फ्लूइड ऑब्टेन व्हेन ब्लड प्रिवेंट्स फ्रॉम क्लोटिंग, कंटेन्स फाइब्रिनोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रिनोजन, जो क्या करवाता है, ब्लड क्लोटिंग। सीरम, फ्लूइड ऑब्टेन्ड आफ्टर ब्लड हैज क्लोटेड, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन या क्लोटिंग फैक्टर। जब प्लाज्मा से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे, अलग कर देंगे, या फिर जैसे ब्लड हमने रखा है, ब्लड के अंदर जब क्लोटिंग हो चुकी होती है, तो उसके बाद जो पोर्शन, जो लिक्विड पोर्शन अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सीरम। इसमें क्या चीजें नहीं होती हैं, फाइब्रिनोजन या क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स देखते हैं हम, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। 90 to 92% तो वाटर ही होता है, तो उसके अंदर है अभी 8 to 10% में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो 8 to 10% का ये 7% तो यही बना रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, पहला है प्रोटीन हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलता है ब्लड में, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन। कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीवर। सिंथेसाइज का मतलब कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है।
फंक्शंस क्या क्या होते हैं किसके, एल्ब्यूमिन के, मेंटेन्स कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटेन्स कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कीप्स वाटर इनसाइड ब्लड वेसल्स। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना भी था, जैसे कि प्रेशर के साथ, काफी प्रेशर के साथ जब बहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये भी तो हो सकता है कि इतना प्रेशर क्यों रखेंगी, ये वॉल से पास क्यों नहीं कर जाता, पानी बाहर क्यों नहीं निकल जाता। तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन फंक्शन करता है, एल्ब्यूमिन। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड वेसल्स के अंदर रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प कर रहा है। ये क्या मेंटेन करता है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो दूसरा जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन हो सकते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। इट एक्ट एज एंटीबॉडीज फॉर इम्यूनिटी एंड डिफेंस। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती हैं वो गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। इससे बाहर से आए हुए एंटीजन से या फिर कोई भी इंफेक्शियस एजेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनी होती हैं वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। तीसरा है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन पीछे भी पढ़ा था हमने, ये क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन मोलिक्यूल, ये क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। पीछे पढ़ा था वो क्या था, मोस्ट अबंडेंट था। ये भी सिंथेसाइज लीवर के अंदर ही होता है, लीवर के अंदर ही बनता है। फंक्शन क्या है इसका, असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है कौन, फाइब्रिनोजन। लास्ट प्रोटीन है जो इसके अंदर वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, सिंथेसाइज्ड इन लीवर। और प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, विटामिन के की। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफी इश्यू आते हैं एनिमल्स को। तो जब भी ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लड लॉस हो गया हो तो एनिमल को विटामिन के भी हम देते हैं। इसका फंक्शन भी वही है ब्लड क्लोटिंग का। तो हमने देखा कि 7% तो प्रोटीन बनाता है, 91% वाटर बनाता है। तो बचा हुआ पोर्शन क्या है, उस बचे हुए पोर्शन में कुछ सॉल्यूट्स हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ तक जाएंगी, हर एक सेल हर एक टिश्यू तक जाएंगी। गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस भी पाई जाती हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और क्या हो सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन। तो ब्लड के अंदर और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स। जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज बफर। बफर मतलब हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो बॉडी ब्लड कैसे कर पाता है बॉडी के पीएच को मेंटेन, किसकी हेल्प से, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, बिकॉज दे एक्ट एज बफर। बफर का मतलब समझ गए ना, कि पीएच को मेंटेन करके रखेगा, बॉडी की पीएच को, ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करके रखेगा, बॉडी की पीएच को भी मेंटेन करके रखेगा। अब देखते हैं, पीछे हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आई गेस अगली क्लास में करते हैं, काफी पोर्शन हमने कर लिया है और अप्रोक्सीमेटली 34 मिनट का हो गया है वीडियो भी। तो we'll meet you in next class. Till then, stay connected and bye everyone.